नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं रीट L1 और L2 एग्जाम की तैयारी बड़े ही शानदार और जानदार तरीके से। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, इसी कड़ी में एक और क्लास लेकर मैं आ चुका हूं आपके लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रीट L1 और रीट L2 के लिए। चाहे आप L1 से हो चाहे L2 से हो, यह टॉपिक आपसे जरूर पूछा जाएगा और इस क्लास से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। और यह टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है? RTE 2009 यानी राइट टू एजुकेशन 2009 रहने वाला है हमारा टॉपिक आज का, जिसकी एक क्लास पहले हो चुकी है। आज हमारी इसकी 2 नंबर क्लास रहने वाली है। कितनी नंबर? 2 नंबर क्लास रहने वाली है। तो चलिए एक बार जो कल हमने पढ़ा था उसका मैं यहां पर रफली रिवीजन करवा देता हूं, ताकि जो नए साथी जुड़े हैं उनका भी रिवीजन हो जाए और जिसने पहले क्लास लगा रखी है उनका रिवाइज हो जाए। यानी बड़ी ही अच्छी बात है। तो देखिए यहां पर RTE 2009 की बात करें तो सबसे पहले अमरेली के शासक कौन थे? सियाजी राव गायकवाड़। उनके द्वारा प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया था। फिर आते हैं हमारे RTE के जनक। कौन आते हैं RTE के जनक? वो आते हैं हमारे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन आते हैं? RTE के जनक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्यों इन्हें RTE का जनक कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने शिक्षा को अनिवार्य करने के लिए सर्वप्रथम कानून बनाने का प्रयास किया था। सर्वप्रथम क्या किया था? कानून बनाने का प्रयास किया गया था। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? RTE का जन्मदाता भी कहा जाता है या जनक भी इन्हें कहा जाता है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन। फिर देखिए स्वतंत्रता के बाद हमने क्या पढ़ा था यहां पर कि शिक्षा को राज्य सूची का विषय बनाया गया। आपसे पूछा जाए कि शिक्षा कौन सी सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय है। और अनुच्छेद 45 में क्या कह दिया गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि आगामी 10 वर्ष तक 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों के लिए राज्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। किसकी व्यवस्था करेगा? शिक्षा की व्यवस्था करेगा आगामी 10 वर्षों में। यह अनुच्छेद 45 में कहा गया। फिर 1990 में एक समिति आती है। कौन सी? आचार्य राममूर्ति समिति। उसने क्या कहा था? उसने सर्वप्रथम यह बात कही कि शिक्षा का क्या होना चाहिए? अधिकार होना चाहिए। यानी शिक्षा को अधिकार बनाने की बात किसके द्वारा की गई सबसे पहले? तो आचार्य राममूर्ति समिति के द्वारा। कब? 1990 में। यह आपको अच्छे तरीके से मैंने बताया था। फिर 1992 में क्या आता है? बाल चार्टर ये पारित किया जाता है यूएनओ के द्वारा, जिसे भारत भी क्या कर लेता है? अपना लेता है। भारत भी क्या कर लेता है? इसे अपना लेता है। उसके बाद मैंने एक आपको वाद बताया था। कौन सा? 1993 में उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश सरकार। और इसमें क्या कहा गया कि 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को अनुच्छेद 21 में अधिकार दिया जाए। यह बात किसने कही? उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी। फिर 1999 में क्या आती है? तपस मजूमदार समिति आती है, जिसने क्या कहा कि अनुच्छेद 21A जोड़ा जाए। यह बात किसने कही? तपस मजूमदार समिति ने कही थी। यह तो थी थोड़ी सी बेसिक जानकारी जो हमने कल पढ़ी थी। और उसके बाद एक आता है हमारा इंपॉर्टेंट, कह दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कह दीजिए, वो पॉइंट आता है हमारा 86वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन है? 86वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो 2002 में हुआ था। कब हुआ? 2002 में हुआ था। तो यहां पर देखिए मूल अधिकार में क्या कहा गया? अनुच्छेद 21A में मूल अधिकार अनुच्छेद कौन सा? 21A। क्या कहा गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को क्या की जाए? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण की व्यवस्था कौन करेगा?
राज्य करेगा। और अनुच्छेद 51A जिसका 11वां मूल कर्तव्य क्या था कि माता पिता या संरक्षक का भी यह कर्तव्य होगा कि बालक को अनिवार्य शिक्षा दिलाई जाए। अब आपसे पूछा जा सकता है अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 51A का 11वां मूल कर्तव्य, कुछ भी पूछ ले आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। यह उम्र ध्यान रखना 6 से 14 वर्ष है यहां पर, यह जरूर याद रखना क्योंकि यही क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। उसके बाद क्या आया था हमारा कि जो मुफ्त या निःशुल्क शिक्षा है इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि प्रारंभिक शिक्षा को प्राप्त करने के लिए बालक का किसी भी प्रकार का खर्चा नहीं होना चाहिए, यह इसका अर्थ था। अनिवार्य शिक्षा का अर्थ मैंने बताया था। उसके बाद देखिए संसद में क्या पेश किया जाता है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार बिल पेश किया जाता है। क्या पेश किया जाता है, एक बिल पेश किया जाता है 2009 में संसद में। सबसे पहले कहां पर आता है, सबसे पहले आता है राज्यसभा में, फिर आता है लोकसभा में, फिर उसके बाद जाता है राष्ट्रपति के पास और फिर क्या कर दिया जाता है, राजपत्र पर प्रकाशित कर दिया जाता है। यह आपको तारीख भी याद होनी चाहिए। तो देखिए राज्यसभा में कब पेश होता है, कब पास होता है, तो 20 जुलाई को, और लोकसभा में 4 अगस्त को। राष्ट्रपति कब हस्ताक्षर कर देते हैं, 26 अगस्त को हस्ताक्षर कर देते हैं। और भारत का राजपत्र पर कब प्रकाशित कर दिया जाता है, इसे 27 अगस्त को। यानी यह सारी प्रक्रिया हो गई। तो अब बिल क्या बन जाएगा, बिल बन जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों अधिनियम। क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। तो अब क्या नाम हो गया इसका, इसका नाम हो जाएगा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। पहले क्या था, ये बिल था और उसके बाद ये संसद में पेश हुआ, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए, उसके बाद ये क्या बन गया, अधिनियम बन गया। तो ये कौन सा 60वां गणराज्य वर्ष में 35वां अधिनियम है। ये कौन सा 35वां, जिसमें टोटल 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं। लेकिन वर्तमान में कितनी धारा, 39 धारा। और 39वीं धारा किसके तहत जोड़ी गई, RTE यानी राइट टू एजुकेशन का जो प्रथम संशोधन हुआ था 2012 में, उसके तहत ये धारा जोड़ी गई थी। और अनुसूची कितनी है, एक अनुसूची है। तो चलिए इनकी हम बात कर लेते हैं जो आपको मैंने बताया था। देखिए RT एक्ट में संशोधन होता है सर्वप्रथम 2012 में। किस किस में संशोधन होता है, धारा 1, 2, 3, 21, 22 और 25 में। टोटल धारा कितनी थी, 38 थी। लेकिन यहां पर धारा 39 को भी जोड़ा गया, यानी वर्तमान में कितनी धारा हो गई, 39 धारा हो गई। फिर 2012 के बाद 2017 में होता है इसमें दूसरा संशोधन है, जिसमें क्या कहा गया कि न्यूनतम योग्यता में शिथिलन की अवधि 5 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी, 4 वर्ष कर दी गई। इसी प्रकार तीसरा संशोधन होता है। इसी प्रकार चौथा क्या होता है, संशोधन होता है। चौथे संशोधन में क्या किया गया था, अनुसूची में संशोधन किया गया था। अनुसूची कितनी है इसमें, RT में, तो एक अनुसूची है। कितनी, एक अनुसूची है। तो देखिए यहां पर अनुसूची में क्या परिवर्तन किया गया। आपने देखा होगा कि 2023 में जो भर्ती हुई थी, 3rd ग्रेड मेंस एग्जाम हुआ था, उसमें जो स्पेशल शिक्षक होते हैं उनकी भर्ती आई थी। स्पेशल शिक्षक की भर्ती आई थी ना, वो इसी संशोधन के कारण आई थी। कौन से संशोधन के कारण आई थी, 4th संशोधन 2022 के कारण आई थी। क्योंकि इसमें क्या किया गया संशोधन कि प्राथमिक स्तर पर दिव्यांग बालक व विशेष बालक शिक्षक का अनुपात कितना, 10:1, और उच्च प्राथमिक स्तर पर 15:1 रखा जाएगा। जब यह संशोधन किया गया तो शिक्षक की अनिवार्यता हुई। तो शिक्षक की अनिवार्यता हुई तो क्या आए, वैकेंसी आई थी। अब तक हमारा रिवीजन चल रहा है, केवल क्या चल रहा है, रफली रिवीजन चल रहा है, ताकि आपको कल वाला याद हो जाए। उसके बाद हमने देखे थे 7 अध्याय। क्या देखे थे, 7 अध्याय के नाम देखे थे। सबसे पहला प्रारंभिक, दूसरा अधिकार, फिर कर्तव्य, यानी प्रारंभिक, अधिकार, कर्तव्य। ये नाम इसी प्रकार याद रखिए, प्रारंभिक, अधिकार, कर्तव्य। उसके बाद कौन सा आता है, उत्तर आता है। और उत्तर किस में आता है, पाठ्यक्रम में होता है। तो उत्तर पाठ्यक्रम, और पाठ्यक्रम का क्या किया, संरक्षण किया। पाठ्यक्रम का क्या किया, संरक्षण किया। उसके बाद आ जाएगा प्रकीर्णन। क्या आ जाएगा, प्रकीर्णन। यानी पहले में प्रारंभिक आता है, उसके बाद अधिकार आ जाएगा, उसके बाद कर्तव्य आ जाएंगे, उसके बाद उत्तरदायित्व आ जाएंगे, उसके बाद पाठ्यक्रम आ जाएगा, उसके बाद संरक्षण और उसके बाद प्रकीर्णन। ये हमारे अध्याय आज हमें पढ़ने वाले हैं। अध्याय नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और अध्याय नंबर 7 तक हमें
पढ़ने वाले हैं। उसके बाद मैंने आपको अनुसूची बताई थी, बड़े ही शानदार तरीके से बताई थी, और एग्जाम्पल के माध्यम से ये मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाए थे। अगर आपने ये पहली क्लास देखी है तो आप कर दोगे। इस क्लास को पूरा देखने के बाद ये क्लास लगा लेना, पहली क्लास। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मैंने आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसी प्रकार नोट्सों के माध्यम से कंप्लीट करवा रखी है 3 क्लासों में। तो जाकर देख लीजिए, प्ले लिस्ट बनी हुई है चैनल पर। इसी प्रकार 3 क्लासों में हमने बाल कल्याणकारी योजना, कौन सी? बाल कल्याणकारी योजना एकदम अच्छे तरीके से मैंने करवा रखी है आपको। और इसी प्रकार मैंने आपको कौन सा टॉपिक? एनसीएफ 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 कंप्लीट करवा रखा है, जिसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाकर देख लीजिए। और आज हमारा इस टॉपिक की नंबर 2 क्लास स्टार्ट होने जा रही है, जो यहां से स्टार्ट होगी। कहां से? यहां से मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो चलिए आज हम नया पॉइंट पढ़ते हैं अध्याय नंबर 1 से, जिसमें कितनी धाराएं हैं? 2 धाराएं, धारा 1 और धारा 2। पहले अध्याय में कितनी धाराएं पढ़ेंगे श्रीमान? 2 धाराएं पढ़ेंगे। और पहले अध्याय का नाम ही क्या है? अध्याय का पहला प्रारंभिक, यानी प्रारंभ ही होता है पहले से, तो प्रारंभिक इसका नाम हो गया। क्या हो गया पहले अध्याय का नाम? प्रारंभिक। कितनी धाराएं पढ़ेंगे? 2 धाराएं पढ़ेंगे। तो नंबर 1 धारा देखिए, धारा 1। क्वेश्चन इसी प्रकार पूछा जाएगा कि आरटीई 2009 में धारा 1 में क्या उल्लेख किया गया है? तो धारा 1 में लिखा गया है संक्षिप्त नाम। किसका नाम लिखा गया है? जो हम पढ़ते हैं, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये किस में लिख रखा है? धारा 1 में ये नाम लिख रखा है। चाहे आप L1 की तैयारी कर रहे हो, चाहे L2 की तैयारी कर रहे हो, आपसे क्वेश्चन इसी प्रकार पूछा जाएगा कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 नाम कौन सी धारा में लिखा गया है? तो कौन सी धारा में है ये नाम? ये है धारा पहली में। यानी जब पहली कक्षा में आप एडमिशन लेते हो, अगर पहली कक्षा में एडमिशन लेते हो तो आपका नाम ही तो लिखा जाता है ना। क्या लिखा जाता है? नाम ही लिखा जाता है। तो धारा 1 में क्या हो गया? नाम हो गया। क्या हो गया? धारा 1 में संक्षिप्त नाम हो गया। और यहां पर देखिए, जो ये दे रखा है ना में, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसका विस्तार कहां कहां पर होगा? तो पूरे भारत में इसका विस्तार होगा। यहां पर क्या लिख रखा था? जम्मू कश्मीर को छोड़कर। और देखिए यहां पर नोट, यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है? यहां पर 370 हट चुकी है धारा, तो 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर व लद्दाख में भी विस्तृत है। यानी अब वर्तमान में पूरे भारत में इसका विस्तार होगा। वर्तमान में अब इसका पूरे भारत में इसका विस्तार होगा। किसका? आरटीई 2009 का। किसका? आरटी 2009 का। और ये कौन सी धारा में उल्लेख कर रखा है? पहली धारा में उल्लेख कर रखा है। और इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो यहां पर देख लीजिए, 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में लागू हुई थी। संपूर्ण भारत में केवल जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। और जम्मू एंड कश्मीर में कब लागू हो गई? जब 370 धारा हटी थी, उस समय यह लागू हो गई थी। तो क्वेश्चन ये आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है, 1 अप्रैल 2010 वाला। तो याद रखिए 1 अप्रैल 2010। क्या याद रखना है? 1 अप्रैल 2010 आपको याद करना है। और यह अधिनियम धार्मिक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होगा। जैसे वैदिक कोई पाठशाला है, उसमें लागू नहीं होगा, मदरसा में लागू नहीं होगा, ईसाई मशीनरी में लागू नहीं होने वाला ये नियम, ये नहीं होगा, ये अधिनियम लागू नहीं होगा। उसके बाद आती है हमारी धारा 2। क्या आती है? धारा 2। कितनी धाराएं पढ़ेंगे इस प्रकार? हम टोटल 39 धाराएं पढ़ेंगे। और सभी धारा आपको याद होनी चाहिए। कितने अध्याय पढ़ेंगे? टोटल 7 अध्याय पढ़ेंगे। कितने अध्याय पढ़ेंगे? 7 अध्याय पढ़ेंगे। अब कौन सा पढ़ रहे हैं हम? प्रारंभिक
अध्याय पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? प्रारंभिक अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसमें टोटल कितनी धाराएं प्रारंभिक अध्याय में? 2 धाराएं, पहली धारा और दूसरी धारा। और पहली धारा में हमने क्या पढ़ लिया? नाम पढ़ लिया, कब इसका प्रारंभ हुआ था, कब इसका विस्तार किया गया था, कितने क्षेत्र में इसका विस्तार है, यानी पहली धारा हमने पढ़ ली। यानी हमने क्या पढ़ा? नाम। अब देखिए, कोई बच्चा है पहली कक्षा में जाता है तो उसका नाम दिया जाता है, ये इसका नाम होगा, उसका नाम लिखा जाता है। जैसे ही वो दूसरी कक्षा में आएगा उसे क्या बताया जाएगा? उसकी परिभाषा बताई जाएगी। यानी पहली कक्षा में तो बालक थोड़ा सा क्या होता है? नासमझ होता है, लेकिन दूसरी कक्षा में पहले से तो अच्छा हो जाता है। फिर क्या बताई जाएगी? उसे परिभाषा। जैसे किसी का नाम मान लीजिए पंकज है। क्या नाम है? पंकज। तो पंकज का अर्थ क्या है? पंकज का अर्थ क्या है, या पंकज की परिभाषा क्या है? जैसे सुशील नाम हो गया। क्या नाम हो गया? सुशील नाम हो गया। तो सुशील का अर्थ क्या है? मान लीजिए किसी का नाम सरस्वती है, तो सरस्वती का अर्थ क्या हो गया? यानी परिभाषा बताएंगे क्या कि इसका अर्थ ये होता है, इसका अर्थ ये होता है। यानी दूसरी कक्षा में क्या बताएंगे? अर्थ बताएंगे। ये केवल हम याद करने का एक जरिया बना रहे हैं। पहली कक्षा में नाम, दूसरी में परिभाषा। याद हुआ ना? पहली में नाम, दूसरी में परिभाषा। और परिभाषा किसकी दे रखी है हमें? तो नंबर 1 समुचित सरकार। नंबर 1 समुचित सरकार। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन है, L1 हो चाहे L2 हो, क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि RTE 2009 में समुचित सरकार का अर्थ क्या है? समुचित सरकार का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है केंद्र सरकार प्लस में राज्य सरकार प्लस में संघ राज्य सरकार। यानी इसका अर्थ ये तीनों को मिलाकर एक होगा, समुचित सरकार। यानी जहां कहीं भी समुचित सरकार मिले उसका मतलब समझ जाइए कि केंद्र सरकार की बात कर रहा है, राज्य सरकार की भी बात कर रहा है, संघ राज्य सरकार की भी ये बात कर रहा है। लेकिन आपको नाम दिखे स्थानीय प्राधिकारी, इसका अर्थ पूछे तो स्थानीय प्राधिकारी, इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि विद्यालय के निकटतम शिक्षा अधिकारी। विद्यालय के निकटतम शिक्षा अधिकारी का अर्थ क्या होगा? यहां पर स्थानीय प्राधिकारी होगा। अगर आपको बालक नाम लिखा हुआ मिल जाए तो बालक का अर्थ क्या होगा? 6 से 14 वर्ष के बालक होंगे। इसमें क्या होंगे? 6 से 14 वर्ष के बालक। अब क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा, चलिए एक बार और बता देता हूं मैं। क्वेश्चन आपको लेवल फर्स्ट में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 1 क्या आ गया आपके सामने स्क्रीन पर या फिर आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा इसी प्रकार कि बालक का अभिप्राय RTE 2009 में क्या है? यानी RT 2009 है, उसमें बालक का अभिप्राय क्या है? 1 से लेकर 6 वर्ष की उम्र का बालक, या फिर 6 से लेकर 15 वर्ष का बालक, 6 से लेकर 14 वर्ष का बालक, या फिर 8 से लेकर 24 वर्ष का बालक। इस प्रकार आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आपको करके आना होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 6 से 14 वर्ष का बालक है, इसका अर्थ है किसका? बालक का। RT 2009 में। इसी प्रकार बालक न देकर आपको क्या दे सकता है? स्थानीय प्राधिकारी का अर्थ क्या है? विद्यालय के निकटतम शिक्षा का अधिकारी, केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा प्लस में संघ सरकार द्वारा अधिकारी कोई। यानी इस प्रकार आपको ऑप्शन मिलेंगे, आपको क्वेश्चन करना होगा। तो समझ में आ गया ना क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे। फिर आता है हमारा प्रारंभिक शिक्षा। इसका अर्थ क्या है? यानी कहीं पर भी आपको नाम दिख जाए प्रारंभिक शिक्षा, उसका अर्थ होगा कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक का विद्यालय या वहां तक की शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से लेकर 8 तक। उसके बाद आता है हमारा क्या? असुविधा समूह वाले, क्या? असुविधाग्रस्त समूह का बालक कौन होगा? अगर वो SC कैटेगरी से आ रहा है, अगर वो ST कैटेगरी से आ रहा है, अगर वह सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से क्या है? पिछड़े वर्ग का बालक है, तो उसे क्या कहेंगे? असुविधाग्रस्त समूह का बालक
कहा जाएगा। किसके अनुसार? आरटी 2009 के अनुसार। लेकिन बात यहां पर नोट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि राजस्थान में असुविधाग्रस्त समय के बालक कौन होंगे? 18 मई 2020 से नंबर 1 बालक वो होगा जो एससी कैटेगरी से आएगा, नंबर 2 बालक वो होगा जो एसटी कैटेगरी से आएगा, नंबर 3 बालक उसे भी असुविधा में रखा जाएगा, असुविधाग्रस्त बालक में रखा जाएगा जो ओबीसी से आता है लेकिन उसकी आय क्या है? 2.5 लाख रुपए से कम है, जिसके माता पिता की आय क्या है? 2.5 लाख रुपए से कम है। नंबर 4 पर अनाथ बालक भी किस में आएगा? इसी श्रेणी में आएगा। बीपीएल बालक भी इसी श्रेणी में आएगा और निःशक्त जन यानी 6 से लेकर 18 वर्ष यहां पर आ जाएंगे। और युद्ध विधवा के बालक यानी युद्ध के समय अगर कोई महिला विधवा हो जाती है उसके बालक भी इसी श्रेणी में आएंगे। अगर किसी को एचआईवी व कैंसर पीड़ित है बालक है तो वो भी इसी श्रेणी में आ जाएगा। किसमें? राजस्थान में 18 मई 2020 से। ये आपको मिलेगा क्वेश्चन इसी प्रकार कि असुविधाग्रस्त समय का बालक नहीं है राजस्थान में निम्न में से एससी कैटेगरी का, एसटी का, ओबीसी जिसकी आय, जिस ओबीसी का बालक जिसके माता पिता की आय 4 लाख से कम हो, यानी इस प्रकार ऑप्शन मिलेंगे। तो गलत कौन सा हो जाएगा? 4 लाख वाला हो जाएगा क्योंकि 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखिए साथ ही साथ मैं ये भी बता रहा हूं क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाएंगे, साथ ही साथ मैं आपको व्याख्या भी बता रहा हूं, साथ ही साथ कुछ ट्रिकें भी बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। जैसे धारा 1 में नाम था यानी पहली कक्षा में नाम निकाला जाता है या नाम लिखा जाता है, दूसरी कक्षा में उसे परिभाषा बताई जाती है उस प्रकार। तो उसके बाद आता है दुर्बल वर्ग का बालक। कौन होगा दुर्बल वर्ग का बालक? है अभिभावक या संरक्षक की वार्षिक आय क्या हो? 2.5 लाख से कम हो, उस वर्ग के बालक को दुर्बल वर्ग में शामिल किया जाएगा। ठीक है जी। अनुवीक्षण प्रक्रिया, ये अनुवीक्षण क्या है? तो अनुवीक्षण उसे कहेंगे बालकों की प्रवेश के समय छंटनी की जो प्रक्रिया होती है यानी जो प्रवेश परीक्षा ली जाती है उसे कहेंगे अनुवीक्षण परीक्षा। क्या कहेंगे? अनुवीक्षण परीक्षा या प्रक्रिया कहा जाएगा। और स्कूल के प्रकार देख लीजिए, कितने प्रकार के स्कूल विद्यमान है। एक तो राजकीय स्कूल है, जी हां सभी को पता है। एक अनुदानिक स्कूल होते हैं जिसमें अनुदान दिया जाता है। एक विशेष श्रेणी के स्कूल होते हैं जिससे नवोदय, केंद्रीय, सैनिक स्कूल हो गए यानी विशेष श्रेणी के स्कूल हो गए। और एक होते हैं प्राइवेट यानी निजी स्कूल जिसमें बच्चों को क्या दिया जाता है? बच्चों से क्या लिया जाता है? शुल्क लिया जाता है शिक्षण के लिए। तो बच्चों से शिक्षण के लिए शुल्क जो लिया जाता है वो निजी और प्राइवेट हो गए। देखिए अब हमारा एक अध्याय कंप्लीट हो चुका है। अध्याय नंबर 1 अच्छे तरीके से कंप्लीट। अध्याय 1 में क्या पढ़ा हमने? एक बार फिर से रिवीजन कीजिए। प्रारंभिक यानी प्रारंभ होता है तो प्रारंभिक हो जाएगा अध्याय 1 में। कितनी धाराएं? टोटल 2 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 2 धाराएं हैं, पहली और दूसरी। पहली धारा यानी पहली कक्षा में क्या लिखा जाएगा? बच्चे का नाम लिखा जाएगा यानी इसमें नाम लिख रखा है, विस्तार लिख रखा है। कब यह प्रारंभ हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 से आपको याद होगा यह संपूर्ण भारत में लागू हो गया था। और दूसरे में क्या दे रखी है? इसकी परिभाषा दे रखी है। समुचित सरकार की परिभाषा दे रखी है, स्थानीय प्राधिकारी की परिभाषा दे रखी है, बालक की परिभाषा दे रखी है। उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा की परिभाषा दे रखी है। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब क्या है? 1 से लेकर 8वीं कक्षा तक की शिक्षा। बालक का अर्थ क्या है? 6 से लेकर 14 वर्ष का बालक है। स्थानीय प्राधिकारी का अर्थ क्या है? विद्यालय में निकटतम प्राधिकारी है। और यहां पर जो स्थानीय सरकार थी, नहीं स्थानीय नहीं, जो समुचित सरकार है उसका अर्थ क्या है? केंद्र हो चाहे राज्य हो चाहे संघ सरकार, तीनों को क्या कहते हैं? समुचित सरकार कहते हैं। उसके बाद असुविधाग्रस्त वाले बालक हमने देखे, दुर्बल वर्ग वाले बालक देखे और फिर हमने स्कूलों के प्रकार देखे थे। यानी अध्याय नंबर 1 अच्छे तरीके से हम कर चुके हैं। उसके बाद आता है हमारा अध्याय नंबर 2। क्या आता है? अध्याय नंबर 2। देखिए अध्याय नंबर 1 में क्या था? प्रारंभिक था। प्रारंभिक के बाद क्या आता है? प्रारंभिक अधिकार, यानी अब आएंगे अधिकार। पहले तो प्रारंभ हो गया, अब उसके अधिकार आएंगे। पहले तो क्या हुआ? प्रारंभ हुआ, उसके बाद आएंगे इसके अधिकार। तो देख लीजिए यहां पर क्या लिख रखा है अध्याय 2 में? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। किनको अधिकार होगा यह हम बात करेंगे, जिसमें कितनी धाराएं? 3 धाराएं, तीसरी, चौथी, 5वीं। यानी दूसरे अध्याय में कितनी धाराएं हैं?
3 धाराएं हैं। पहले अध्याय में कितनी धाराएं थी? 2 धाराएं थी। कौन कौन सी? पहली और दूसरी। और दूसरे अध्याय में कितनी धाराएं हैं? 3 धाराएं। कौन कौन सी? धारा नंबर 3, धारा नंबर 4, धारा नंबर 5 मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो अब चलिए हम चलते हैं धारा नंबर 3 पर। क्या है धारा नंबर 3? ध्यानपूर्वक देखिए। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, इंपॉर्टेंट, पहली ही लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गई इसकी, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कौन से आयु वर्ग के बच्चों को दिया गया है आरटी एक्ट के द्वारा? तो 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। लेकिन यहां पर एक और बात यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि अगर कोई बहु निःशक्त जन बालक है, यानी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या हो, असुविधाग्रस्त भी होते हैं या फिर दिव्यांग भी होते हैं, अन्य भी क्या कंडीशन आ जाती है उसके, अज्ञानी बहु यानी ज्यादा निःशक्त जन वाले बालक को घर में शिक्षा देने की व्यवस्था की जाएगी, उसे शिक्षा भी दी जाएगी। यानी शिक्षा का अधिकार किसका है? सबका है। शिक्षा का अधिकार सबका है, तो शिक्षा सभी को मिलेगी, चाहे विद्यालय में मिले चाहे घर बैठे मिले, शिक्षा जरूर मिलेगी ताकि हमारा देश आगे बढ़े। और जो नई शिक्षा नीति अब आई है वो तो आपको मैंने करवा दी है, क्योंकि आपको पता होगा नई शिक्षा नीति से आपको 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो वो भी क्लास जरूर देख लेना। उसके बाद आती है हमारी धारा नंबर 4। धारा 4 में क्या है? उम्र। 4 में क्या है? उम्र। 4 में क्या है? उम्र है। 4 में क्या है? उम्र है। बस इस प्रकार नाम 3-4 बार बोलोगे ना, याद हो जाएगी। धारा 4 में उम्र है। धारा 4 में उम्र है। धारा 4 में उम्र है। एक बार और बोल दीजिए, धारा 4 में उम्र है। एक बार और, धारा 4 में उम्र है। बस इससे क्या याद हुआ आपको? अगर कोई 6 से 14 वर्ष का बालक है जिसने अभी तक नाम नहीं लिखा है, मान लीजिए उसकी आयु 7 वर्ष हो गई, उसकी आयु 8 वर्ष हो गई, उसकी आयु 9 वर्ष हो गई, लेकिन उसने नाम नहीं लिखवाया है, या फिर कोई ड्रॉप आउट है, उसकी आयु 8 वर्ष हो गई और ड्रॉप आउट हो जाता है यानी विद्यालय को छोड़ देता है, उन बालकों को उम्र के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। ऐसे नहीं, अगर किसी बालक ने 6 वर्ष की उम्र में स्कूल जाना स्टार्ट किया था मान लीजिए, लेकिन उसने 7 वर्ष की उम्र में स्कूल जाना छोड़ दिया, लेकिन किसी सरकारी को पता चल गया कि ये विद्यालय में नहीं जाता, क्यों नहीं जाता, इसका कारण जानने गए, उससे कारण जानने के बाद उसे विद्यालय में भेजेंगे। उस समय उम्र हो चुकी है उसकी 10 वर्ष। क्या हो चुकी है? 10 वर्ष। तो उसे कौन सी कक्षा में एडमिशन दिया जाएगा? पहली में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, 5वीं में, 6ठी में, कौन सी कक्षा में दिया जाएगा? यही बात यहीं पर लिख रखी है। तो देखिए यहां पर अगर बालक की उम्र हो गई है 6 वर्ष तो उसे पहली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। अगर बालक की उम्र 7 वर्ष तो दूसरी में, 8 है तो तीसरी में, 9 वर्ष का बालक हो गया चौथी में, 10 वर्ष का है तो 5वीं में, 11 वर्ष का बालक हो गया है तो 6ठी कक्षा में एडमिशन दिया जाएगा, और 12 वर्ष का हो गया है तो 7वीं कक्षा में, और 13 वर्ष का हो गया है तो 8वीं कक्षा में एडमिशन दिया जाएगा। यानी इस प्रकार उसे उम्र के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा, न कि अगर कोई बालक पहली बार आता है उसकी उम्र 8 वर्ष है तो उसे पहली क्लास में एडमिशन नहीं, उम्र के आधार पर। कौन सी धारा में लिख रखा है? चौथी धारा में, क्योंकि 4 उम्र है, 4 में उम्र है, 4 में उम्र है, 4 में उम्र है। बस याद कर लीजिए 4 में क्या है? उम्र है, 4 में उम्र है। याद हुआ ना? उसके बाद यहां पर नोट क्या लगा रखा है? टीसी वाले बालक को टीसी के अनुसार, यदि किसी बालक के पास टीसी है यानी टीसी लेकर अपना एडमिशन कटवाता और उसके पास टीसी है तो टीसी के अनुसार उसे प्रवेश दिया जाएगा, न कि उम्र के आधार पर, न कि उम्र के आधार पर। ये कौन सी धारा में? 4 में उम्र है, 4 में उम्र है, ठीक है ना। उसके बाद आती है हमारी कौन सी धारा? 5 नंबर धारा, यानी अध्याय
दूसरा यहां पर समाप्त होने वाला है, जिसमें क्या लिख रखा है, अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार, यानी स्थान चेंज कर सकेगा। वो क्या कर सकेगा, स्थान चेंज कर सकेगा, चेंज कर सकेगा। यहां पर स्थान क्या कर सकेगा, स्थान चेंज कर सकेगा, एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जा सकेगा। अगर किसी विद्यालय से वो टीसी मांगता है तो उसे टीसी देनी पड़ेगी। टीसी क्या देनी पड़ेगी बालक को, जरूरी है। अगर कोई विद्यालय इनकार कर देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, क्यों, वो बालक को टीसी नहीं दे रहा। कौन सी धारा में, 5वीं धारा में लिख रखा है। कौन सी धारा में, 5वीं धारा में लिख रखा है। तो चलिए अब तक का रिवीजन एक बार और कर लीजिए। नंबर 1 अध्याय में क्या था, प्रारंभिक था। नंबर 1 में क्या था, प्रारंभिक था, जिसमें कितनी धाराएं, 2 धाराएं, पहली धारा दूसरी धारा। पहली धारा में क्या था, नाम था, नाम था, उसका विस्तार था, उसका प्रारंभ कब हुआ था, वो बातें हमने पढ़ी। धारा 2 में हमने क्या पढ़ा, परिभाषा को पढ़ा। धारा 2 में परिभाषा को हमने पढ़ा था। फिर हमने नंबर 2 पर बात की, 2 नंबर अध्याय की अधिकार की बात की। किसकी बात की, अधिकार, यानी बालक का अधिकार होगा कि उसे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले। कौन सी धारा, तीसरी, चौथी, 5वीं। इन 3 धाराओं में क्या लिख रखा है, अधिकार के बारे में। तीसरी में तो क्या हो गया, 6 से 14 वर्ष के बालकों को क्या मिलेगी, शिक्षा मिलेगी। अगर कोई बालक बहु निःशक्त जन है उसे घर पे जाकर शिक्षा दी जाएगी। धारा 4 में हमने क्या पढ़ा, 4 का अर्थ है उम्र। 4 में उम्र के आधार पर 6 साल का हो गया तो पहली क्लास में, 7 साल का दूसरी में, 8 का तीसरी में, 9 का चौथी में, 10 का 5वीं में, 6 का, यानी इस प्रकार धारा उम्र के आधार पर उसे प्रवेश दिया जाएगा। और 5 में हमने क्या पढ़ा, टीसी के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा, टीसी के बारे में पढ़ा, यानी 5 धाराएं अच्छे तरीके से हमें पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है हमारा अध्याय नंबर 3। क्या आता है, अध्याय नंबर 3 आता है। तो देखिए, पहला अध्याय प्रारंभिक। सर बार बार क्यों बता रहे हो, तो बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका रिवीजन हो रहा है ना। अब आप एक बार आंख बंद करके सोच लीजिए, आपको याद होगा। क्यों याद होगा, क्योंकि मैंने आपको 2, 3, 4 बार बता दिया तो याद तो होगा ही ना। और एक बार आप पढ़ लोगे तो कितनी बार हो जाएगा, और एग्जाम से पहले और पढ़ लीजिएगा और याद हो जाएगा। बड़ी अच्छी बात है, हमारे यहां पर रिपीट बहुत करवाते हैं हम। तो देखिए, 1 नंबर प्रारंभिक, 2 नंबर में अधिकार। देखिए, प्रारंभ किया था, उसके बाद कर लिया अधिकार। अधिकार करने के बाद किसी राज्य पर अधिकार कर लेता है तो उसका क्या बनेगा, कोई ना कोई तो कर्तव्य बनेगा। देखिए, पहले क्या किया, प्रारंभ किया, उसके बाद अधिकार कर लिया। मान लीजिए कोई राज्य है, उस पर क्या कर लिया, अधिकार। अब उस पर जो अधिकार किया है राजा ने, उसका कोई ना कोई तो कर्तव्य बनेगा कि वो प्रजा की सेवा करे, राज्य की सेवा करे, यानी उसका कर्तव्य है। और कर्तव्य हम पढ़ने वाले हैं धारा नहीं, अध्याय नंबर 3 में। पहले में प्रारंभिक, उसके बाद अधिकार, फिर आएंगे कर्तव्य। तो अध्याय 3 में क्या है, कर्तव्य। तो देखिए, समुचित सरकार, इसका अर्थ क्या है बताया था ना, समुचित सरकार का। स्थानीय प्राधिकारी, इसका भी अर्थ बताया था। एवं माता पिता का कर्तव्य होगा। क्या कर्तव्य होगा, देखिए 6 से 11 नंबर धाराओं में पढ़ेंगे। 6 से लेकर 11 नंबर तक की धाराओं में कर्तव्य ही हम पढ़ने वाले हैं। पहली 2 धाराओं में हमने प्रारंभिक के बारे में पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा था, 2-3 धाराओं में अधिकार के बारे में पढ़ा। अब 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं, इन धाराओं में हम क्या पढ़ेंगे, इनमें हम पढ़ेंगे कर्तव्य के बारे में। तो चलिए चलते हैं नंबर 1 धारा नंबर 6 में। क्या है धारा नंबर 6, समुचित सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि बालक के आसपास 3 वर्षों तक विद्यालय स्थापित करना होगा। यानी सबसे पहले तो सरकार का ही कर्तव्य बनता है, वो केंद्र हो, चाहे राज्य हो, चाहे संघ सरकार हो, कोई भी सरकार हो, उसका पहले यही कर्तव्य बनता है कि विद्यालय तो स्थापित होने चाहिए। यानी सबसे पहले विद्यालय ही स्थापित होंगे ना, तभी तो बालक पढ़ पाएगा। यानी सबसे पहली धारा में कर्तव्य की बात करें तो सबसे पहला कर्तव्य क्या होगा कि विद्यालय स्थापित किए जाएं। और विद्यालय स्थापित कौन करेगा, माता पिता तो करेंगे नहीं, तो माता पिता को छोड़कर इसमें आ जाएंगी समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी।
यही आएंगे ना। तो माता पिता तो विद्यालय स्थापित नहीं करेंगे, तो कौन करेंगे? समुचित सरकार करेगी और यहां पर स्थानीय प्राधिकारी करेगा। कितने वर्षों तक? 3 वर्षों तक विद्यालय स्थापित करना होगा। कौन सी धारा में? धारा 6 में ये लिख रखा है। देखिए, अब विद्यालय स्थापित करना है, क्या करना है? विद्यालय स्थापित करना है तो किसकी सहायता पड़ेगी? धन की आवश्यकता पड़ेगी ना। तो धन की आवश्यकता देखिए किसमें पड़ेगी? धारा 7 में। देखिए साथ साथ रहेंगे, देखिए धारा 7 साथ साथ रहेंगे। कौन? केंद्र हो चाहे राज्य हो, दोनों साथ साथ रहेंगे। यानी दोनों के मध्य क्या होगा? वित्तीय हिस्सेदारी होगी, यानी 60:40। 60 तो देगा कौन? केंद्र सरकार, और 40 देगा कौन? राज्य सरकार देगा। यह होगी इसकी वित्तीय हिस्सेदारी। आ गया ना समझ में? सबसे पहला कर्तव्य क्या आया? कि विद्यालय स्थापित किया जाएगा। और विद्यालय स्थापना के लिए क्या चाहिए? धन चाहिए। तो धन के लिए साथ साथ रहना पड़ेगा। अगर कोई अलग हो गया तो धन एकत्रित नहीं होगा ना। तो देखिए केंद्र और राज्य सरकार साथ है, यानी वित्तीय यानी साथ है, तो साथ में धन के बारे में उल्लेख कर रखा है 60:40। देखिए विद्यालय बन गया, अब धन भी आ गया। अब क्या होगा? समुचित सरकार का कर्तव्य आएगा। देखिए यहां पर धारा 8 में क्या दे रखा है? में समुचित सरकार का कर्तव्य होगा। क्या कर्तव्य होगा? देखिए सबसे पहले क्या आएगी? समुचित। उसके बाद धारा 9 में क्या आ जाएगी? पता है ना आपको? देखिए समुचित सबसे बड़ा है, उसके बाद आएगा स्थानीय। क्या आ जाएगा? स्थानीय। धारा 9 में स्थानीय। साथ ही बता देता हूं धारा 10 में क्या आ जाएंगे? फिर माता पिता आ जाएंगे। यानी पहले कर्तव्य समुचित सरकार का होगा, फिर स्थानीय सरकार का प्राधिकारी का होगा, फिर माता पिता के कर्तव्य होंगे। देखिए क्रम से 8, 9, 10 और इसी क्रम में ये सबसे बड़ा सरकार यहां पर समुचित सरकार, यानी केंद्र के पास रुपए ज्यादा है। उसके बाद स्थानीय सरकार आती है, स्थानीय प्राधिकारी आते हैं, उसके बाद माता पिता के कर्तव्य होंगे। तो देखिए समुचित सरकार के हम कर्तव्य देख लेते हैं, क्या क्या कर्तव्य रहते हैं। नंबर 1, निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा बालक के आसपास उपलब्ध करवाना। यह किसका है? समुचित सरकार का कर्तव्य होगा कि बालक को है ना निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा आसपास में उपलब्ध करवाई जाए। और फिर देखिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने में कोई बाधा न आए बालक को, ऐसा कर्तव्य किसका होगा? समुचित सरकार का होगा। स्कूलों में आधारभूत सुविधा होनी चाहिए, यानी ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, मार्कर, यानी जितनी भी आधारभूत सुविधा होती है, खेलने के लिए मैदान होना चाहिए, जितनी भी सुविधा होती है, जैसे भवन हो गया, शिक्षक भी होने चाहिए विद्यालय में। ऐसे नहीं कि आपने भवन बना दिया, शिक्षक है ही नहीं, बालक को भेज दिया। और यहां पर शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। और 4 नंबर क्या है? गुणवत्तापूर्ण सुविधा उपलब्ध करवानी होगी। ऐसी नहीं ऐसी फैकल्टी दे दी, शिक्षक ऐसे भेज दी जिसे ए अनार ए आम भी नहीं आते, क घड़े भी नहीं आते हैं, गिनती भी नहीं आती है, ऐसे शिक्षक भी नहीं चलेंगे। यानी गुणवत्तापूर्ण यहां पर सुविधा होनी चाहिए। बालकों की मॉनिटरिंग करना भी होना चाहिए यहां पर, और शिक्षकों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना भी इसका किसका कर्तव्य है? ये करते हैं समुचित सरकार का। और पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम ये हम पढ़ चुके हैं, इसको भी सुनिश्चित करना समुचित सरकार का कर्तव्य होगा। उसके बाद देखिए समुचित सरकार के बाद कौन आता है? स्थानीय प्राधिकारी आता है। और स्थानीय प्राधिकारी का क्या अर्थ होगा? समुचित सरकार के कर्तव्य ही स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य, यानी जो समुचित सरकार में हम पढ़ कर आए हैं, यहां पर क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षण होना चाहिए, वहां पर आधारभूत संरचनाएं होनी चाहिए, वहां पर क्या होना चाहिए, जितनी भी बातें हम पढ़ के आए हैं वो यहां पर स्थानीय प्राधिकारी के लिए भी कर्तव्य होंगे। प्रवास करने वाले परिवारों को बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिलाना किसका? ये इंपॉर्टेंट है। कौन दिलवाएगा बच्चों को प्रवेश? ये स्थानीय प्राधिकारी दिलवाएंगे बच्चों को विद्यालय में प्रवेश। और विद्यालय के कार्यों की मॉनिटरिंग भी कौन करेंगे? यही करने वाले हैं स्थानीय प्राधिकारी। और शैक्षिक गतिविधियों का कैलेंडर भी तैयार कौन करेगा? स्थानीय प्राधिकारी करेगा। उसके बाद धारा 10 में क्या आ गए? यहां पर आ गया अभिभावक और माता पिता का संरक्षक या कर्तव्य। अगर कोई अभिभावक है, माता पिता है, या फिर कोई संरक्षक भी होता है, उनका कर्तव्य होगा कि बालक को क्या किया जाए? अनिवार्य शिक्षा दिलवाई जाए। क्या की जाए? अनिवार्य शिक्षा दिलवाई जाए। फिर आती है हमारी धारा 11।
क्या है धारा 11 में? समुचित सरकार द्वारा 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। कौन सी में? धारा 11 में। अब तक हमने क्या पढ़ा था? 6 से 14 वर्ष पढ़ा था। उसमें क्या थी? प्राथमिक शिक्षा थी। क्या थी? प्राथमिक शिक्षा थी। लेकिन यहां पर देखिए 3 से 6 वर्ष आ गया यहां पर, और किसका कर्तव्य होगा? समुचित सरकार का कर्तव्य होगा कि 3 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों के लिए भी क्या की जाए? पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। कितनी धाराएं पढ़ चुके हैं अब तक? हम 11 धाराएं पढ़ चुके हैं। कितनी धाराएं पढ़ चुके हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 11 धाराएं पढ़ चुके हैं। अध्याय कितने पढ़ चुके हैं अब तक? 3 अध्याय पढ़ चुके हैं। कितने अध्याय? 3 अध्याय पढ़ चुके हैं। पहला अध्याय कौन सा पढ़ा था हमने? प्रारंभिक पढ़ा था। दूसरा अध्याय कौन सा पढ़ा था हमने? अधिकार पढ़ा था। और तीसरा अध्याय कौन सा पढ़ा है हमने? अभी अभी तीसरा पढ़ा है कर्तव्य। क्या पढ़ा है? कर्तव्य पढ़ा है। पहले अध्याय में कौन कौन सी धारा आई थी? पहली और दूसरी आई थी। अधिकार में तीसरी, चौथी, 5वीं धाराएं आती है। कर्तव्य में 6ठी से लेकर 11वीं तक आती है। यानी अब तक हमने 3 अध्याय अच्छे तरीके से पढ़ लिए और आपको समझ में भी आए होंगे। इससे पहले हमने स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद जो जो कार्यक्रम हुए थे वो हमने पढ़े। लोकसभा में, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए ये बातें हमने पढ़ी। अधिनियम कब बनता है ये हमने पढ़ा। अनुसूची के बारे में पढ़ा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को अब कर दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों लाइक, और अपने दोस्तों के पास क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाली क्लास से आपको सब्सक्राइब करने के बाद और पास में जो बेल आइकन आपको दिखाई दे रहा है ना घंटी के आकार का, उसे दबाने के बाद ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे दबाना होगा। तो दबा लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, देरी किस बात की? मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले एक और मोटिवेशन ले लीजिए ताकि आपका मोटिवेशन बना रहे और रीट पात्रता अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। मोटिवेशन क्या है? कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान, वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।